हाँ ठीक है। तो सक्सेशन और असाइनमेंट मैंने आपको कहाँ से कराया था कि सर वो मॉड्यूल से कराया था, वो इतना सा पार्ट लिख लेना है यहाँ पर। जब भी नोट्स का प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट ले लिया होगा मेरी समझ से आप सब लोग ने, नहीं लिया है तो तकलीफ में हो, तो नोट्स में लिख लेना सक्सेशन एंड असाइनमेंट वाला पार्ट मॉड्यूल से कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सर ये क्या होता है कि सर कई बार जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही होती है कि मैं अगले महीने की 31st को आपको ये दूंगी और आप मुझे इस तरीके से पेमेंट करेंगे, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि सर इसमें परफॉर्मेंस जो है वो ऑफर टू परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये वो वाली सिचुएशन की बात करें। सर यदि पार्टीज ने टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फिक्स कर लिया है कि सर थर्सडे 31st ऑफ जून को, 30th ऑफ जून को दोपहर को 3 बजे आपको आके हमको परफॉर्मेंस देनी है, तब तो सर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, ठीक है। लेकिन यदि पार्टीज ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है तो टाइम एंड प्लेस में टाइम का मतलब डेट भी होता है, ठीक है, और टाइम का मतलब कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड, बिजनेस टाइम पीरियड भी होता है, दोनों मतलब निकलते हैं यहाँ से। तो सर फिर टाइम एंड प्लेस को लेके क्या रूल्स रहेंगे सामने वाली पार्टीज को, मतलब सामने वाली पार्टी को कब परफॉर्म करना होएगा, कैसे परफॉर्म करना होएगा, किस डेट को परफॉर्म करना पड़ेगा, ये सारी बातें अपने को टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस में डिस्कस करनी है। फर्स्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा भाई? सबसे फर्स्ट पॉइंट आरुष मुंदड़ा आप पढ़ेंगे? पढ़ता हूँ सर। If no time of performance is specified, if no time is specified in contract for performance of promise, the promise must be performed within reasonable time. Reasonable time is interpreted having regard to facts and circumstances of the case. ठीक Of है case. सर, कोई भी समय नहीं दिया, बस ये बोला आप मेरे को 1000 पेयर ऑफ शूज पकड़ा देना और मैं आपको इतने इतने पेमेंट कर दूंगा। तो सर जब कोई टाइम बताया ही नहीं है तो सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर काम पूरा होना चाहिए। और वर्ड रीजनेबल के लिए अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं, रे वर्ड रीजनेबल के लिए अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सर इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लॉ में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस बेसिस पे रीजनेबल टाइम का मतलब अपने आप निकाला जाएगा। जैसे कि यदि सम्यक एक क्रैकर पटाखों का होलसेलर है, ठीक है, और हमारा आरुष मुंद्रा जो है वो रिटेलर है, तो अभी दीपावली आने वाली है, मान लो November 15 को है दीपावली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आरुष मुंद्रा ने इसको बोला सर मुझे ये इतने पटाखे, इतनी जमीन चक्री, इतने वो, इतने फुलझड़ी, ये सब चाहिए, ठीक है। तो और टाइम नहीं बताया और बोला, इसने बोला इतना इतना पेमेंट होगा, बोला हाँ माल लेके आओगे तब कर दूंगा, ओके। सर टाइम नहीं बताया, सर तो रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया सर? दीपावली के कम से कम 10-15 दिन पहले तो इसको सप्लाई करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ताकि अपनी दुकान लगा सके और उसको खपा सके। यदि से दीपावली है उसके एक दिन पहले सप्लाई कर रहा है तो क्या अगली दीपावली के लिए 366 डेज एडवांस में सप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं सर। तो बात यह है कि सर जब कोई टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं है तो सर कब कि सर विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड सप्लाई करना होता है। रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सिचुएशन से डिफाइन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, वेयर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, पढ़ना भी इसको। Where time of performance is specified, if a promise to be performed on a specified date, the promiser may perform it at any time during business hours at usual place of business. सर जब बताया हुआ है कि सर आपको ये पटाखे जो हैं वो 1 नवंबर को पहुंचाने हैं, तो जब अपन ने टाइम का मतलब है डेट स्पेसिफाई किया हुआ है, वेयर डेट हैज बीन स्पेसिफाइड, तो फिर सर कब कि सर उस डेट को उस डेट को बिजनेस आवर्स में, उस डेट को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करना होगा। बिजनेस आवर्स मान लो 9 to 6 चलते हैं मुंदड़ा के, तो 9 to 6 इस समय सप्लाई करना है। रात को 2 बजे आके सप्लाई करते हो 1 नवंबर को और बोलते हो कि देखो हमने तो डेट को पूरा ध्यान रखा है, नहीं भाई, रात को 2 बजे कोई यूजुअल बिजनेस आवर्स नहीं होते हैं।
तो तुमने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस जो किया है, यदि रात को 2 बजे किया और ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स नहीं किया, तो फिर क्या वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा? नहीं सर, फिर वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा और आप गलती बार नहीं होंगे, आप ही की गलती होगी। ठीक है। तो सर एक तो जब डेट स्पेसिफाई कर रखी है तो सर उस डेट को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और कहां पर सर, यदि प्लेस नहीं बताई हुई है तो यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। यदि बताई हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताई हुई है तो क्या करना है एक बार अपन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, लेकिन सर उस तारीख को कहां पर कि सर यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पे करनी है। नाउ वे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स, सर जहां पर जगह फिक्स नहीं हुई हुई है, तो देखो ये रूल जो है ना, सेक्शंस है ना, इस ऑर्डर में याद रखना, 46, 47, 49 एंड 48, इस ऑर्डर में ही याद रखना। 46 क्या बोलता है कि सर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। 47 क्या बोलता है कि सर टाइम तो फिक्स है, तो सर उस टाइम को एक उस डेट को यूजुअल बिजनेस आवर्स में, जो भी उस जगह के यूजुअल बिजनेस आवर्स चलते हैं उसमें जो भी उस बंदे की यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर सप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट, वेयर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड, तो सर जहां पर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड नहीं है तो फिर सर ये ड्यूटी बनती है, इन दिस केस इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर सम्यक ने आरुष को पटाखे देने का प्रॉमिस किया है, तो सम्यक इज द प्रोमिसर, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू आस्क द प्रोमिसी, देख भाई तूने कोई जगह तो फिक्स नहीं करी है ना, तेरी कोई यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो सर प्लीज आई एम आस्किंग यू काइंडली फिक्स अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, जहां पर मैं आकर अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूं, जहां पर मैं आकर अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूं, प्लीज फिक्स दैट प्लेस। आप जगह बता दो कहां पर मेरे को लाके पटाखे देने हैं आपको। ठीक है। तो सर where place of performance is not fixed, it is the duty of the promiser to ask the promisee to fix a reasonable place for the performance of the promise। वो ऐसा नहीं बोल सकता सम्यक, तूने मेरे को जगह नहीं बताई थी तो मेरी गलती थोड़ी है। अरे भाई सम्यक, तेरी ड्यूटी है पूछने का प्रॉमिसी से, तूने जिसको प्रॉमिस किया है उससे, भाई कहाँ लाके परफॉर्म करूं जल्दी बता। ठीक है। ओके। पॉइंट नंबर 4, where performance on application by the promisee, section 48, सर बाय द प्रोमिसी, मान लो प्रोमिसर सम्यक ने प्रोमिसी आरुष मुंदड़ा को पटाखे देने का वादा किया था, तो अब वैसे रूल क्या होता है, और यदि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि सर प्रॉमिस ही जब अप्लाई करेगा तब मैं सप्लाई करूंगा, तो फिर सर जब तक ये अप्लाई नहीं करेगा कि भैया आओ अपना प्रॉमिस पूरा कर दो, तब तक आपको करने की जरूरत नहीं। आओ इस बारे में डिटेल पढ़ते हैं। वे परफॉर्मेंस इज टू बी गिवन ऑन एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। मुंद्रा। Where the promiser has not undertaken to perform the promise without an application by the promisee, and the promise is to be performed on a certain day, it is the duty of the promisee to apply for performance at proper place and within usual hours of business. देखो, वेयर द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म द प्रॉमिस, लिख लेना यहाँ पर, टू परफॉर्म द प्रॉमिस विदाउट एन एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसिंग, यानी कि दोनों में वादा हो गया है कि ये आपको पटाखे देगा और ये आपको उसका पेमेंट करेगा, और उसमें ये भी लिख दिया गया जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं सप्लाई करने के लिए खुद ऑफर अपनी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, ऐसा लिख दिया। यानी कि प्रॉमिसी जिसको वादा किया गया है पटाखे देने का उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। वेयर द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म द प्रॉमिस विदाउट एन एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, यानी कि प्रोमिसी आरुष मुंद्रा को पहले अप्लाई करना पड़ेगा, भैया काइंडली अपना वादा निभा। एंड द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, सर तारीख तो है कि है ना 30th को पटाखे देने हैं, 30th को परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन सर जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं माल नहीं भेजूंगा। ओके सर। तो सर 30th को परफॉर्मेंस देनी है तो पहले, भाई डेट फिक्स हो रखी है, लेकिन ये भी फिक्स हो रखा है जब तक आप फोन नहीं करोगे, बोलोगे नहीं हम माल रवाना नहीं करेंगे। ओके। तो सर ऐसे केस में it is the duty of the promisee to apply for
the performance at proper place and within usual business hours. सर इसको भी अब यूजुअल बिजनेस आवर 9 to 5 9 to 6 चल रहे हैं तो उसके बीच में अप्लाई करना है, ठीक है। इसको आरुष मुंद्रा को और प्रॉपर प्लेस पे अप्लाई करना है कि भैया लाओ और मेरे को जो आपको माल सप्लाई करना है वो दो। वापस पढ़ो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी आरुष मुंद्रा टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो फिर अब इस the ball is into the court of the promisee, that is the आरुष मुंद्रा, ठीक है। ये केवल तब होगा ऐसा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज प्रोमिसर और प्रोमिसी ने डिसाइड कर लिया, देख तारीख फिक्स है कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन जब तक तू अप्लाई नहीं करेगा जब तक तू यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस में यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में और प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस में तू अप्लाई नहीं करेगा तब तक मैं परफॉर्मेंस देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ठीक है। तो इस केस में इनिशिएटिव प्रोमिसी आरुष मुंद्रा को लेना पड़ रहा है। क्या ये चारों रूल समझ में आ गए? टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, यस सर। जब टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, यदि कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, यदि डेट स्पेसिफाई की हुई है तो यूजुअल बिजनेस आवर्स में, यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस में, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं की हुई है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू आस्क द प्रोमिसी, भाई जगह बता कहां पर माल पहुंचाना है। नेक्स्ट, प्रोमिसी को कुछ नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 4 कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड कर लिया कि प्रोमिसी के एप्लीकेशन करने पर ही हम लोग प्रोमिसर को परफॉर्मेंस देना है, डेट भले ही फिक्स है लेकिन उस दिन जब तक प्रोमिसी नहीं बोलेगा तब तक नहीं करना है, जब तक वो यूजुअल बिजनेस आवर्स में प्रॉपर प्लेस पे अप्लाई नहीं कर देता तब तक परफॉर्मेंस देने की प्रोमिसर को कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चारों रूल भेजे में घुस गए? यस सर, लिख लेना एक बार तो और परमानेंटली बुद्धि में घुस जाएंगे, ठीक है। 10 जन, पेपर कैसा गया कल? हाँ सर ये ना पूछो। हाँ ठीक है, जिया बोरा सर, हाँ सर। पड़ोसी के सवाल पे नजरें नीची नहीं करनी चाहिए कि हम तो बिजी हैं, हमसे अरे मत पूछो, ठीक है। जिया बोरा, चॉकलेट बहुत अच्छा ज्यादा खाती है तू, हैं? हाँ। हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। सर मान लो मान लो दो पार्टीज हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने वादा किया था मिस्टर वाई को परफॉर्मेंस देने का और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नहीं भी मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए उस केस में पढ़ते हैं क्या होता है। मुंदड़ा जी पढ़िए। Effect of a refusal of party to perform the promise. When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in entirety, two rights accrue to aggrieved party: to terminate the contract, to indicate by words or by conduct that he is interested in continuance. देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में या इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं पर एक आएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में आएगा एक एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो वाला पॉइंट है, मैं अभी से बता देता हूँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। इसको जो अभी अपन ने पॉइंट पढ़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आओ समझते हैं क्या चीज है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। देखो मान लो दो बिजनेस वुमेन है, एक तो है जिया जैन और दूसरी है जिया वोरा, ठीक है, जिया 1 एंड जिया 2। अब क्या होता है कि जिया जैन ने जिया वोरा को, दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं आपको 36/2026 पे 1000 kgs ऑफ उड़द दाल, उड़द की दाल होती है ना, कभी मम्मी ने सुना होगा, मम्मी के मुंह से सुना होगा, उड़द की दाल बना लेते हैं, तो वो वाली दाल जो है एट द रेट ₹70 पर केजी के हिसाब से 30 तारीख को सप्लाई करूंगी। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स हो गई, यस सर 36। बाकी की टर्म्स भी फिक्स हो गई, हाँ सर उड़द दाल इस क्वालिटी की 1000 kg ₹70 पर केजी के हिसाब से सप्लाई करूंगी, ओके सर। अब है ना, निश्चित तारीख आ रही है, आज 25 तारीख हुई है मान लो, और 25 तारीख को जिया जैन ने जिया वोरा को ठेंगा दिखा दिया कि भैया
the price of urid dal is skyrocketed to rupees 80 per kg. That's why I will be unable to fulfill my contract. ठीक है, the terms, the portion of my contract मैं नहीं कर पाऊंगी। 80 रुपए किलो तो मार्केट में पहुंच गई है, और मैंने तो सोचा था उस समय 60 या 65 रुपए किलो होएगी, तो तेरे को 70 रुपए किलो सप्लाई करके 5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए कमा लूंगी 1000 किलो के। बट 80 रुपीज केजी स्काई रॉकेट हो चुकी, इसलिए मैं सप्लाई नहीं कर सकती। तो सर ये वही सिचुएशन हो गई जहां पर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। जिया जैन इज रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो सर अब इस सिचुएशन में जिया वोरा के पास में दो ऑप्शंस होते हैं भी। जब जिया जैन ने दोस्त दोस्त ना रहा, अपना वादा तोड़ दिया या अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो जिया वोरा के पास में दो ऑप्शन होते हैं। या तो ये 25 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट हुआ हुआ मान ले, खत्म हुआ हुआ मान ले, और आगे बढ़ जाए। इससे जो भी कोई डैमेजेस वसूल कर ले, वो सब कहानी में बताऊंगा आपको, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, या फिर ये सच में 30 तारीख तक का वेट करने के लिए रुकी हुई है कि क्या पता वो जो है मना कर दिया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को, वादा निभाने को मना कर दिया, उसको सच में बुद्धि ईश्वर दे देवे और वो अपना काम कर देवे। तो दो ऑप्शन होते हैं, पहला टर्मिनेट कर देवे कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल में खत्म हुआ हुआ मान ले। ठीक है, और दूसरा कि सर वो नहीं, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक का वेट करने की, वो इसने यहाँ पे बोले कोई बात नहीं मैं वेट कर लेती हूँ, क्या पता अगले 4-5 दिनों में दाल की रेट नीचे आ जाए तब सप्लाई कर देना। तो ऐसे भी ये बोल सकती है। तो देखो, तो टू राइट्स एग्री अक्रू टू जिया वोरा, हु इज द एग्रीड पार्टी, हु इज द इफेक्टेड पार्टी। क्या? टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे तो, और या फिर टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट दैट ही और शी इज इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हारा वेट करूंगी 30th तक। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई कि सर ये दो ऑप्शन होते हैं? यस सर। सर जो पहली सिचुएशन है ना, उसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में। इसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का अभी तक समय आया नहीं है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हुआ वही है, चलो आगे बढ़ के अपन अपना काम खत्म करते हैं। जो मार्केट से दूसरी जगह से खरीदनी है तो दूसरी जगह से खरीदेंगे, जैसे भी है वैसे करेंगे। यानी कि यदि हम 25 को ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यदि हम 30 तारीख तक का वेट कर रहे हैं और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये दो बातें समझ में आ गई? क्या ये दो बातें समझ में आ गई? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। 10 दिन क्या हुआ बोल? सर समझो कि है ना, मैंने एक ऑयल कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि हर महीने 1 साल के लिए मुझे ना तेल आना चाहिए, और तीसरे महीने से 10 दिन पहले उन्होंने बोला कि सॉरी हम लोग तेल सप्लाई नहीं कर सकते उस तीसरे महीने के लिए। या तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बाकी 7 महीने के लिए भी मुझे नहीं आएगा ना तेल, या सिर्फ वो तीसरे महीने के लिए नहीं आएगा। 10 दिन पापा बादाम खिलाते हैं तेरे को? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे खाता लगता हूँ है तो जो भी बता, क्या क्या बोल, वापस बोल। बादाम खाता हूँ सर। बादाम खाता है? तो मुझे लगता है तेरा सप्लायर है ना, मामरा बादाम के नाम पे बीच बीच में अमेरिकन बादाम मिक्स करके खिला रहा है। पूछ क्यों? क्यों क्यों? सर? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में अपन ने, चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 में जो मेरा है उसमें टाइप्स ऑफ ऑफर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। तीनों में से कुछ भी बोल ले, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। अब आरुष मुंद्रा बताएगा ये किस चिड़िया का नाम है? सर वो which is allowed to open for which is allowed to be open for acceptance over a period of time, फॉर अ लॉन्ग जो कभी पीरियड भी ऑफ टाइम। एक्सेप्ट, जैसे हाँ कि 10 साल कॉन्ट्रैक्ट वैसा। हाँ, जैसे कि टेटे। इसने 10 दिन ने एग्जाम्पल दिया ना कि मैंने
1 साल तक वो ऑफर हम ऐसा था कि हम हर महीने उससे ऑयल मंगा सकते थे। तो 1 जनवरी को 1000 लीटर ऑयल ऑर्डर किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दूसरी फरवरी को किया, तीसरा मार्च को किया। ओके, मार्च के बाद में मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्या स्टैंडिंग या ओपन ऑफर कैन बी विड्रॉन। यस, इट कैन बी विड्रॉन एंड आगे के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं इनको फुलफिल करना जरूरी होगा, बताया था 10 जैन। यस, अब आगे के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेंगे, उसने अपना ऑफर ही रिवोक कर दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जो एग्जांपल मैंने तुमको दिया ना कि 25 तारीख को दाल सप्लाई करने से मना कर दिया था, करनी थी 30 को, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है ना। ठीक है, दोनों सिचुएशंस में फर्क समझ में आया। वहां पर वो जैसे ही ओपन ऑफर के लिए हर महीने के शुरुआत में ऑर्डर लगा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन ऑफर का एक्सेप्टेंस आके उस पर्टिकुलर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। फर्क समझ में आ गया जर्स जैन? ठीक है, अपना किराना वाला चेंज कर। नेक्स्ट, अब अब ठीक है सर, तो सर 25 तारीख सप्लाई करना था 30 तारीख को और 25 तारीख को ही मना कर दिया, और 25 तारीख को ही सामने वाली पार्टी भी बोलती है अच्छा ठीक है नहीं करना है मत कर, बाढ़ में जा। ठीक है, तो ये हो जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये हो जाता है यदि उसने वेट किया फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो ये हो जाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? पूरा टॉपिक करा ही दूं, 2 मिनट और लगेंगे। एंटीसिपेटरी ब्रीच का पूरा टॉपिक करा देता हूँ, एग्जाम का टॉपिक है। यस सर, देखो जिया जैन ने जिया वोरा को 30 तारीख को 1000 किलो उड़द दाल एट द रेट ₹70 पर केजी सप्लाई करने का वादा किया था। ओके, मार्केट में दाल की रेट 80 रुपए तक पहुंच चुकी है अभी तक। जिया जैन को भी 80 में ही खरीद के आगे सप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, उसने 25 तारीख को मना कर दिया। 25 तारीख की रेट थी 80 रुपए। ठीक है, अब जिया वोरा के पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच मान ले या फिर वो 30 तारीख तक एक्चुअल ब्रीच तक का वेट करे। ठीक है, यदि जिया वोरा एंटीसिपेटरी ब्रीच मानती है तो कितने डैमेजेस वसूल पाएंगे? सर लॉस पर केजी कितने रुपए का हो रहा है? 70 रुपए में मिलने वाली थी, अब मार्केट से 80 में खरीदनी पड़ेगी, यानी कि 10 रुपए पर केजी का लॉस हो रहा है। कितने केजी खरीदने की बात हो रही है? 1000 केजी खरीदने की बात हो रही है। यानी कि जिया वोरा को इस एंटीसिपेटरी ब्रीच से कितना नुकसान हो रहा है? सर 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इससे कितने डैमेजेस वसूल सकती है एंटीसिपेटरी ब्रीच के नाम पे? सर 10,000 रुपए का। गणित समझ में आ गई? गणित समझ में आ गई? जो एंटीसिपेटरी ब्रीच वाली डेट है उस दिन जो भी मार्केट प्राइस थी माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो हिसाब से वो डैमेजेस वसूल सकती है। बोलो रे, सबके दिमाग में ये बात घुस गई? सबके दिमाग में घुस गई? सम्यक जिया, खुशबू, सुया कर्नावट, कविश, ऋषि अग्रवाल, राघव काबरा, श्रेया बियानी, तनय राठी। बाकी लोग अदृश्य क्यों है? मिस्टर इंडिया क्यों हो गए हैं? अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, किस किस ने देखी हुई है? तो मिस्टर इंडिया का मतलब समझ गए, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो सब समझ गए मिस्टर इंडिया का क्या मतलब है। चलो नेक्स्ट। अब सर यदि जिया वोरा एक्चुअल ब्रीच के दिन 30 तारीख तक का वेट करने की बात करती है तो 2 बातें हो सकती है रे, 2 बातें हो सकती है, 2 बातें हो सकती है। क्या 2 बातें हो सकती है सर? कि सर एक्चुअल ब्रीच के दिन भी जिया जैन ने दाल सप्लाई नहीं की। उस दिन मार्केट रेट हो सकता है या तो 85 रुपीज हो सकता है 75 रुपीज हो, जैसा भी हो। तो सर उस दिन एक्चुअल ब्रीच के दिन जो भी मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उतना डैमेजेस वसूल पाएगी। यदि सही में एक्चुअल प्राइस 75 रुपए थी तो 75 माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 70, 5 रुपए का 1 किलो पे इसको नुकसान हो रहा है 1000 रुपए, यानी कि 5000 रुपए के डैमेजेस ये वसूल सकती है। सिंपल सी गणित है। और यदि 85 रुपीज है तो सर 1 रुपए पे 15 किलो का नुकसान हो रहा है इंटू 1000 किलो, यानी कि 15,000 रुपए डैमेजेस वसूल सकती है, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। जो भी उस दिन की मार्केट प्राइस है माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सर दोनों जगह फॉर्मूला सेम ही लग रहा है। अब एक है ना घुमा हुआ क्वेश्चन आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच में। सर अभी से क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? टॉपिक में अब बची एक बात है तो फिर क्यों छोड़ो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। सर जिया जैन ने जिया वोरा को
1000 किलो उड़द दाल @70 पर केजी सप्लाई करने का वादा किया था। ओके सर। 25 तारीख को ही उन्होंने विसिल ब्लो कर दिया, आई वोंट बी एबल टू सप्लाई, बट परफॉर्मेंस की डेट 30 तारीख थी। जिया वोरा के पास ऑप्शन है, या तो एंटीसिपेटरी ब्रीच यही मान ले, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करे, तब भी नहीं हुए तो फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया? यस सर। दोनों में डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी समझ में आ गया? यस सर। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, आरुष मुंदड़ा इधर ध्यान देंगे। जिया वोरा कहाँ गायब हो गई? वोरा कहाँ चली गई? इधर भी नहीं सर, करती हूँ। सर इधर ही हूँ सर, मैं खाना खा रही हूँ सर, लोगों की नजर न लगे इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया है। चलो आ गए नेक्स्ट। सर बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर है ना, कई बार क्या होता है, मान लो एक्स ने वाई को 1000 केजीज ऑफ दाल सप्लाई करने की बात करी है 30th को, लेकिन सर 30th से पहले 29th को इतनी बारिश हुई कि जो सिंगल रोड जो दोनों शहरों को कनेक्ट करती थी, एक मुंबई में है एक पुणे में है, वो फ्लड्स में बह गई और वो अगले 10 दिन तक रिपेयर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सर अब क्या हुआ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बनाया था तब तो वैलिड था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी को कुछ भी करने की जरूरत होती है? नहीं सर, किसी भी पार्टी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वॉइड हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो यदि मान लो 25 तारीख को इसने मना कर दिया, जिया जैन ने, मैं नहीं सप्लाई कर सकती, लेकिन जिया वोरा बड़े दिल वाली, उसने बोला कि नहीं मैं तो 30 तक वेट करूंगी, और 29 तारीख को फ्लड्स ऐसी आई कि रोड बाढ़ सब टूट गया और वो ट्रक्स आ ही नहीं सकते हैं अब। ठीक है, यदि आते भी तो भी नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो न इसको परफॉर्मेंस देने की जरूरत दाल की, और न ये भी रिलीव हो जाएगी और ये भी पैसे देने से रिलीव हो जाएगी। अब सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती है तो क्या ये इससे डैमेजेस वसूल पाएगी कि नहीं? नहीं, तूने तो 25 तारीख को एंड। सर तुम जब एंटीसिपेटरी ब्रीच की बजाय एक्चुअल ब्रीच की तरफ बढ़ रहे हो तो एक डर हमेशा रहता है, यदि तुमने 25 तारीख को सामने वाली पार्टी ने मना करने के बाद में भी यदि 26, 27, 28, 29, 30 किसी भी दिन सप्लाई कर दी और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जैसी उड़द दाल थी वैसे सप्लाई कर दी, तो तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब तुम मना नहीं कर सकते ये कहते हुए कि 25 को तो तुमने मना कर दिया था। अरे तो तूने ही तो वेट करने का मेरे को कम्युनिकेट किया, नहीं मैं तो वेट करूंगा। तो फिर अब तुमको यदि सामने वाला परफॉर्मेंस दे रहा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सेप्ट करने को बाउंड हो गए। हाँ, एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गलत क्वालिटी की उड़द दाल सप्लाई कर दी, गंदी क्वालिटी की कर दी, तो आप एक्सेप्ट करने को बाउंड नहीं होंगे। लेकिन यदि वो यदि आपने रुकने का मानस बनाया, नहीं मैं तो 30 तारीख तक रुक रहा हूं तेरे लिए, और यदि उसने यहाँ पर परफॉर्मेंस दे दी तो अब आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात सर, यदि इस दौरान वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर अब जिया वोरा ने सोचा था कि चलो 30 को देखेंगे, वो अब फिर परफॉर्मेंस से जिया जैन भी रिलीव हो गई, ये भी रिलीव हो गई, अब ये इससे कोई डैमेजेस नहीं वसूल सकती अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्या मान लो जिया जैन को, जिया वोरा को 1000 किलो दाल 70 रुपए किलो सप्लाई करनी थी, 25 को इसने मना कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगी, इसने बोला नहीं मैं तो 30 तक वेट करूंगी। सर 28 तारीख को इंडिया ने चाइना के साथ वार छेड़ दिया और सरकार ने ये घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, कि सारे के सारे खाने पीने की चीजें जो भी लोगों के पास में है वो सब सरकार एक्वायर कर रही है इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वार में इधर उधर से खाना पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए। यानी कि 28 को ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैसे भी पूरा नहीं कर सकती क्योंकि इसकी सप्लाई तो सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है, इसलिए तो सर समझने वाली बात, वैलिड वॉइड में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ 30 पे तो ये फिर डैमेज रुकने के बावजूद भी ये डैमेजेस नहीं वसूल सकती। जो 25 तारीख को इसने अलाउ कर दिया होता कि चलो मैं भी एंटीसिपेटरी बीच मान लेती, तो यहाँ डैमेजेस लेने का मौका मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जाम में इस जगह फंसाया जाता है। एक और पॉइंट, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब ये भी होता है
एंटिसिपेटरी ब्रीच में एक वर्ड एंटिसिपेट आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, एंटिसिपेट का मतलब हम समझ लेते हैं, सेंस कर लेते हैं ना, वी आर एबल टू एंटिसिपेट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ऐसा। ठीक है, क्या होता है, एक तो सामने वाली पार्टी खुद मना कर देवे, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो अब इसके पास ऑप्शन है, या तो एंटिसिपेटरी ब्रीच मान ले या एक्चुअल ब्रीच का वेट करे। ओके सर। कई बार क्या होता है, मान लो अ, मान लो एक डांसर है, ठीक है, वो ऋतिक रोशन टाइप का, तो वो बहुत अच्छा डांस करता है। तो मिस्टर एक्स के पास में अलग अलग जगहों पर टाउन हॉल्स हैं, पूरे हॉल्स इन्होंने लीज पे ले रखे हैं। तो इन्होंने इस डांसर के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या बनाया कि है ना, आप 25th को आके, नहीं सॉरी, आप 30th को आके मेरे यहाँ पर शो में परफॉर्म करेंगे, लाइव डांस परफॉर्म करेंगे। ओके, डांसर ने भी कहा और मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ओके सर, टिकट्स विकेट्स बढ़ गई, सब हो गया। ओके सर, हुआ ये 30th की परफॉर्मेंस की डेट थी, बेचारा डांसर कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, 25 को इसका एक्सीडेंट हो गया, 25 को इसकी टांग टूट गई और पट्टा बंध गया। तो सर, अब यहाँ पर ये वेट करने की बजाय, या तो तुम इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सर एक्स इस चीज को एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच, ब्रीच बोलने से ज्यादा अच्छा ये सिचुएशन क्या है कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डांसर चाह के भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ठीक है, एंटिसिपेटरी ब्रीच का एक एग्जांपल दूसरा देता हूं मैं तुमको। मान लो हमारा आरुष मुंदड़ा है, ठीक है सर, आरुष मुंदड़ा ने किसी लड़की से वादा किया, मैं आपसे आके 30th को शादी करूंगा। ओके सर, ठीक है भाई, मतलब ये पूरा 21 साल का है, लीगल बात हो रही है। ओके, लेकिन आरुष मुंदड़ा ने बीच में 25 तारीख को ही किसी और से शादी कर ली। तो अब लड़की इस बात को पहले से ही मान सकती है ना, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुका है, मैं काहे को 30 का वेट करूं, पहले ही मान सकती है। सो व्हेन द प्रोमिसर हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है, उसने खुद को डिसेबल कर लिया है परफॉर्म करने से, जैसे वो डांसर हो गया, जैसे ये आरुष मुंदड़ा हो गया, तो भी आप एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकते हो। ये देखो लाइन लिखी हुई है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग। ये डिसेबल वाला एस्पेक्ट समझ में आ गया? डिसेबल वाला एस्पेक्ट समझ में आ गया? यस सर। हाँ आरुष मुंदड़ा बोल। और डिसेबल का और एक एग्जांपल तो ना बोल रहे थे। अरे तूने खुद ने शादी कर ली, तो अब तू हाँ, डिसेबल हो गया ना, दूसरी शादी क्या पॉलीगैमी थोड़ी करेगा कि एक साथ दो दो शादियां करके थोड़ी घूमेगा। ठीक तो है, वही मैं नहीं कर सकता ना। दोनों से ही तो जूते मतलब पड़ेंगे। डिसेबल हो गया एकदम, अब कर ही नहीं सकता ऐसा। यू हैव डिसेबल्ड योरसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग योर प्रॉमिस इन एंटायरिटी। अब तो तुम, सर एक एक डाउट है, समझो आप बोलते हो ना कि समझो मैंने किसी के साथ एक घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मैंने उसको बोला है कि 10 तारीख तक मेरे को तेरा आंसर बता, और उसके बाद अगर मैंने 5 तारीख तक किसी और को मैंने घर बेच दिया, तो वो भी तो फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच ही हुआ ना। देख, समझना, दोनों बात जो तू बोल रहा है उसमें क्या फर्क है और मैंने समझाया उसमें क्या फर्क है। एक्स ने वाई को बोला ये घर तेरे को 1 करोड़ रुपए में बेचने का ऑफर देता हूँ, ऑफर 10 दिन तक खुला है, 5वें दिन ही तूने उसे किसी और को बेच दिया। भाई यहाँ पर केवल ऑफर था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था? क्या नहीं बना नहीं नहीं था? नहीं, जब समझा कॉन्ट्रैक्ट समझा। बना ही नहीं तो ब्रीच की बात ही नहीं आती है। हाँ, इधर ऑफर रिवोक हो रहा है, ठीक है इसलिए समझा। क्या टर्म्स यूज करते हो, क्या बोल रहे हो, बहुत ध्यान से कहना, सुनना, समझना। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। हाँ, एंटिसिपेटरी ब्रीच समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो सर अब एक काम करना है अपने को, क्या सर, कि सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए।